हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं आज पुनः SCERT साइंस क्लास 8 इकाई 2 लेसन चैप्टर जो 2 है उसको हम मानव निर्मित वस्तुएं पढ़ा रहे थे। तो हम आपको बता रहे हैं किसी भी प्रकार की TGT विज्ञान या आप PGT या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को आप बीट करना चाहते हैं। कक्षा 8 की बुक है, SCERT कक्षा 8 की बुक है, जिसमें हम आपको इकाई 2 में हमने इसका पार्ट 1 पब्लिश कर दिया है। उसको आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाना ताकि आपको सही समय पर आपको वीडियो प्राप्त हो सके। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। हम आपको लेकर चलते हैं आगे भाग 2 इस वीडियो में लेकर, जिसमें हमने आपको सबसे पहले परिचय बता वस्त्र के बारे में, भवन निर्माण, घरेलू कार्य में, कृषि कार्य में, औषधियों। तो ये हमने प्लास्टिक की उपयोगिता को हमने यहाँ तक बता दिया था कि प्लास्टिक किस तरह के उपयोगी है। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था। तो आप खूबी जानते हैं कि प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक के कई सारे रूप हैं। इन रूपों में देखा जाए, जो पॉलीथीन आपकी जो होती है वो उसका उपयोग क्या है, उसका यूज क्या है, एक्रिलिक का उपयोग क्या है, पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग क्या है, स्टेराइन जिसे हम थर्माकोल कहते हैं उसका उपयोग क्या है, मेलामाइन क्या है, बैकेलाइट और टेफ्लॉन। ये प्लास्टिक के ही रूप हैं। और इसमें कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि बिजली के प्लग जो आज स्विच होते हैं वो किस प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। इनमें से ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे बैकेलाइट। तो इस तरह आप भली भांति सभी चीज़ें नोट कर लेंगे। हम आगे अब चलते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन का अगर संविच्छेद किया जाए तो पॉलीधन एथीन, एथीन यानी एथिलीन होता है। तो प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाई जाती हैं। इन थैलियाँ बनाने के काम आती है, जिसे हम पॉलीथीन कहते हैं। कुछ और भी जाने आज के युग में, वर्तमान युग में प्लास्टिक की एक आवश्यकता है, कोई भी क्षेत्र इसे अछूता नहीं। टेफ्लॉन टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, यह ज्वलनशील है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने में किया जाता है। किसका उपयोग? तो आप जानते हैं टेफ्लॉन का, टेफ्लॉन ही होती है जिसको किया जाता है। कुछ चेतावनी भी है कि प्लास्टिक के उपयोग से क्या है। तो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, किंतु इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा। पॉलीथीन जलाने से इसका धुआं वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। पॉलीथीन की थैलियों से बची हुई जो खाद्य सामग्री प्राय खुले स्थानों में फेंक दी जाती है, जानवर इन्हें खाकर बीमार हो जाते हैं। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यह सड़ गल नहीं सकती है। उपयोग की गई पॉलीथीन की थैलियों आदि के को यत्र तत्र फेंकने पर यह सीवर लाइन नालियों में फंस कर पानी के प्रवाह को भी रोक देती हैं और पानी एक स्थान पर ही फैलकर पर्यावरण को दूषित करता है। अतः पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पॉलीथीन का सही उपयोग कर उनको दुरुपयोग को हमें रोकना होगा। हमारा एक कर्तव्य है कि पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग किया जाए ताकि पर्यावरण प्रदूषण ना हो। आगे हम चलते हैं, अब कांच की ओर चलते हैं। कांच आप भली बात जानते हैं, कांच से भी अनेक प्रकार के उपकरण बनाए जाते हैं। तो हमें दिखाई देने वाली वस्तुओं को निर्माण अधिकांशतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का अनेक रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी पारदर्शी वस्तुओं को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कांच का। अब इसका उपयोग खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण, कांच के बर्तन बनाने में किया जाता है। कांच की पारदर्शिता के गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र व लेंस के निर्माण में किया जाता है। तो वैज्ञानिक उपकरण जो होते हैं, साथ में जो कांच के बर्तन होते हैं, तो इसमें जानते हैं कि प्रकाशिक यंत्र की जो इसमें क्षमता होती है, यानी पारदर्शिता का गुण होता है, इसीलिए प्रकाशिक यंत्र लेंस के निर्माण में हम कांच का ही उपयोग मुख्यतः करते हैं। कांच कोई यौगिक नहीं है, कांच धातुओं के सिलिकेटों के विलयन का मिश्रण है। यानी कांच कोई यौगिक नहीं, कांच क्या है? धातुओं के सिलिकेटों, जो धातु के सिलिकेट होते हैं उनके विलयन का मिश्रण होता है। साधारण कांच, अब देखो यहाँ पर समझना, साधारण कांच किसकी बनी होती? सिलिका और सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। यानी सिलिका में सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिलाने पर आपके बन जाती है कांच। बखूबी समझिए। सिलिका क्या होती है? मिट्टी, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, इन तीनों के मिश्रण से आपकी कांच साधारण रूप में बन जाती है।
कांच का निश्चित गलनांक भी नहीं होता है। कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर यह नरम हो जाती है और यदि द्रव के रूप में बदलकर, तो आपने देखा जब हम इसे गर्म करते हैं तो नरम हो जाती है। नरम होने के साथ साथ द्रव में बदलकर ये बहने लगती है। यही कारण है कि कांच को ठोस ना कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। यहाँ से आप समझ जाएंगे कि कांच को हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव। कांच की कोई निश्चित संरचना भी नहीं होती है। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है, यानी कौन कौन से इसमें अवयव मिले हुए हैं, किसका ये मिश्रण है, उसी के आधार पर ये कांच का निर्धारण होता है। कांच के गुणों, इन्हीं गुणों की संरचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से बांटा भी गया है। तो आइए चलते हैं कांच के। तो सबसे मुख्यतः आपको ध्यान देना होगा, जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं वो कांच के द्वारा ही मुख्यतः बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश इसमें आर पार निकल जाता है, यानी पारदर्शी होता है। सबसे पहले है साधारण या मृदु कांच। साधारण या मृदु कांच क्या होता है? यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। यानी साधारण मृदु कांच अभी आपने देखा था किसकी बनी हुई थी, सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण से बनी होती है। तो इसीलिए तो आपने समझ लिया है कि यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, रेत ही सिलिका होती है कि मिलकर बनाया जाता है और ये इन चीज़ों से बनी होती है। इसी को हम कहते हैं, इससे क्या बनते हैं, बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे। आगे चलिए, दूसरी कांच आपकी है, पहली हो गई साधारण मृदु कांच, दूसरी है कठोर कांच। कठोर कांच जो होती है यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर और परख नली आदि प्रयोगशाला में उपकरण जो यूज होते हैं उनमें हम कठोर कांच का प्रयोग करते हैं। तो पहली कांच आपकी हुई मृदु कांच, दूसरी कठोर कांच। अब तीसरी चलते हैं। तीसरी आपकी कांच है फ्लिंट या प्रकाशिक कांच। फ्लिंट या प्रकाशिक कांच यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त होती है। तो इसके जो ये मिले हैं पदार्थ, अवयव, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको फ्लिंट कांच जैसे प्रकाशिक कांच में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो सिलिका तो सभी में होती है। बस आपको याद रखना सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड, ये और सिलिका, ये चार का मिश्रण से बनती है आपकी फ्लिंट या प्रकाशिक कांच। इससे प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र यानी लेंस बनाए जाते हैं। दृश्य दोषों को दूर करने के लिए चश्मों में भी हम इसी फ्लिंट कांच का ही निर्माण करते हैं या यूज करते हैं। तो आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि जो चश्मे में कांच प्रयोग होती है कौन सी होती है, फ्लिंट यानी प्रकाशिक कांच। तो इसे आप बखूबी समझ सकते हैं। आइए कुछ और बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। जो आज की आधुनिक कांच चल रही है जिसे हम फोटोक्रोमिक कांच कहते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। या धूप छाया में जो है कांच के कुछ ऐसे भी रूप आए हैं चश्मा में यूज किए जाते हैं कि जब धूप होती है तो काले पड़ जाते हैं और जब छाया आती है तो स्वतः ही उनका रंग सफ़ेद हो जाता। तो ऐसा क्यों होता, आइए चलते हैं। तो धूप के चश्मे में क्यों लगाए जाते हैं, आइए। धूप के चश्मे आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लगाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो आपसे पूछा जा रहा है कि धूप में चश्मे हम क्यों लगाते हैं। तो धूप क्या करते हैं, चश्मे जो हैं आंखों के सूर्य की गर्मी से बचाने का कार्य करते हैं। इन चश्मों में कांच में थोड़ा सा क्या मिलाया जाता है, सीरियम ऑक्साइड। यानी ये जो काले चश्मे होते हैं यानी धूप वाले चश्मे होते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है, सीरियम ऑक्साइड, जिससे वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं। यानी जो कांच होती है उसमें स्थायी रंग, चश्मे में स्थायी रंग प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सीरियम ऑक्साइड का। अब धूप में ये चश्मे आंखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया में हम आने पर साफ नहीं देख पाते हैं, क्योंकि दिखाई न देने के कारण ये हमारे लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। इसलिए आजकल क्या हुआ, फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जा रहा है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड यानी स्थायी रंग प्राप्त करने के लिए सीरियम ऑक्साइड, और अगर जो आप इसको फोटोक्रोमिक जो कांच होती है उसमें क्या मिला होता, सिल्वर आयोडाइड। अब सिल्वर आयोडाइड जो होता है, धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित हो जाता है, अलग हो जाता है और बन जाता है सिल्वर यानी चांदी, और आयोडाइड दो भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार सिल्वर की यह परत चश्मे पर लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है और छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः मिल जाते हैं, बन जाता है सिल्वर आयोडाइड बना लेते, जिससे लेंस पर पहले की तरह हल्के रंग
आ जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सूर्य के प्रकाश में ये काला हो जाता है, जबकि छाया आने पर पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। इसी को हम कहते हैं फोटोक्रोमिक कांच। आगे चलिए, तो स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं। अब धात्विक ऑक्साइड कौन कौन से हैं, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड है। अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखें, कोबाल्ट ऑक्साइड से कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है, नीले रंग का। जबकि फेरिक ऑक्साइड से कौन सा, हल्के नीले रंग का प्राप्त किया जाता है। जबकि क्रोमियम ऑक्साइड से हम हल्के हरे रंग को प्रयोग करते हैं। और सीरियम ऑक्साइड के लिए तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से हम पीला रंग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा है कि ये कांच में कई रंगों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से ऑक्साइड मिलाए जाते हैं, उसी से हमें रंग की प्राप्ति होती है। आप देखें अनेक प्रकार की रंगों की चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियों को कई रंग प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार के ऑक्साइडों को मिलाया जाता है। अब हम चलते हैं मृतिका की ओर। मृतिका किसे कहते हैं, भ्रमण पर जाकर कुम्हार द्वारा बनाए गए कच्चे पकाए मिट्टी बर्तनों को आदि का अवलोकन करें। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी है, इसे हम क्ले कहते हैं। और इनको पहले गूंथते हैं, गूंथने के बाद चिकनी मिट्टी को चाक पर रखते हैं और फिर पहले कच्चे बर्तन बनाते हैं। कच्चे बर्तन जो बन जाते हैं, इन कच्चे बर्तनों को फिर उच्च ताप पर एक भट्टी में पकाया जाता है और पके हुए इन बर्तनों को ही मृतिका कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि मिट्टी जो होती है कुम्हार के द्वारा, उस मिट्टी को उच्च ताप पर पकाता है और इन पके हुए जो बर्तन होते हैं इन्हीं को हम मृतिका कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृतिका होती है। इसमें चीनी मिट्टी के कप, प्लेट, केतली, गाड़ियाँ, स्पार्क प्लग आदि होल्डर, बिजली के फ्यूज होल्डर आदि भी बनाए जाते हैं जो चीनी मिट्टी के बने। तो अग्नि चट्टानों में फेल्डस्पार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। इस मिट्टी को बारीक छन्नी से छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंथा जाता है और इस कुछ दिनों में के लिए रख दिया जाता है। इस गूंथे हुए जो मिट्टी होती, फलस्वरूप ये पिघले प्लास्टिक की तरह लचीली हो जाती है। यानी जिस प्रकार प्लास्टिक लचीला होता है, पिघली प्लास्टिक, उसी प्रकार ये भी हो जाती है। अब इसे मनचाहे सांचों में ढालकर खिलौने, मूर्तियाँ, बर्तन, टाइल्स आदि आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं सारी चीज़ें बना सकते हैं। आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए इसमें इस मिट्टी में जो है रंगीन धात्विक यौगिक भी मिलाए जाते हैं, जिससे आप आवश्यक अनुसार रंग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखो, कुम्हार के द्वारा पहले कच्ची मिट्टी के द्वारा बनाए जाते हैं बर्तन, और इन बर्तनों को जो उच्च ताप पर पकाया जाता है इन्हीं को हम मृतिका कहते हैं। आगे चले, तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद इन्हें एक भट्टी में व्यवस्थित रूप से रख उच्च ताप पर पकाया जाता है। कौन सी, चीनी मिट्टी की हम बात कर रहे हैं। और इन प्राप्त वस्तुओं को सरंध्र होती हैं, इन पर अन्य रसायनों जैसे लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड आदि का लेप चढ़ा दिया जाता है और अधिक गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर का लेप पिघलकर चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढककर इन्हें जलरोधक बना दे, यानी वाटर प्रूफ बना देता है। तो इस प्रकार चीनी मिट्टी के भी कई प्रकार के आपको बर्तन, टाइल्स आदि बना सकते हैं। अब हम चलते हैं साबुन की ओर। आप साबुन को भली भांति जानते हैं। साबुन क्या करती है, कि औषधि गुण इसमें विद्यमान होते हैं, क्योंकि इससे हम अपने कपड़ों की मैल की सफाई करते हैं। तो अपने स्वयं की हम सफाई करते हैं साबुन से, कीटाणुओं को नाश करने के लिए। तो देखो लिखा है, साबुन औषध के रूप प्रयोग किए जाते हैं। जैसे त्वचा रोगी अधिकांश जिन साबुनों का उपयोग करते हैं उनमें कुछ मात्रा में कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल आदि मिलाया जाता है। रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण है, यानी वसीय अम्लों के सोडियम या तो पोटेशियम को मिलाकर बनाई जाती है कौन सी, साबुन। इन्हें प्रायः सोडियम पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड और वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बना, यानी साबुनीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड को वनस्पति तेल के साथ पारस्परिक क्रिया कराई जाती है और बन जाता है साबुन। और साबुन के साथ साथ इसमें ग्लिसरॉल जो है सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। आगे चलिए, तो अपमार्जक। अपमार्जक जो होता है इसे हम सफाई कर्मी कहते हैं या फिर अंग्रेजी में इसे हम डिटर्जेंट कहते हैं। बाजार में जब आप कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं तो तब दुकानदार साबुन की टिकिया देता है और उस पर सामान्यतः साबुन अंकित नहीं करता है। टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता। आपने कभी सोचा है कि डिटर्जेंट क्या होता है? यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है, जो कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। यह कपड़ा धोने में काफ़ी मददगार होता है, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है। यानी रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो साबुन से भिन्न है,
क्योंकि इसमें मैल काटने की क्षमता अधिक होती है। साबुन से अपमार्जक में या डिटर्जेंट में मैल काटने की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए हम कहते हैं रासायनिक दृष्टि से जो है साबुन से ये भिन्न होता है। अपमार्जक साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देता है, मतलब ये अपमार्जक जो है साबुन से अधिक झाग देता है, जबकि कठोर जल में तो भी झाग देता है अपमार्जक, जबकि साबुन नहीं देता है। और इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं, मतलब जो अपमार्जक होता है उससे कपड़े बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। ये पाठ आपका समाप्त हुआ। हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु पेड़ पौधों प्रकृति प्रदत्त होते हैं, और इसके अतिरिक्त देखा जाए मकान, साइकिल आदि जो आप मानव द्वारा निर्मित होते हैं उन्हीं को हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। सूती रेशे, संश्लेषित रेशे, सूती रेशे, नायलॉन, टेरिलॉन वस्त्रों का निर्माण होता है। कठोरता गलनांक के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार की, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। साधारण कांच, कठोर कांच, फ्लिंट कांच और फोटोक्रोमिक कांच के प्रकार हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो इस प्रकार आपने इस पाठ को पढ़ लिया। तो इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको विज्ञान में कोई भी प्रश्न मिस नहीं होने देंगे। इसलिए पूरी सीरीज को आप जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी की चल रही है उसको आप विधिवत देखते रहिए, ताकि आप विज्ञान से कोई भी प्रश्न गलत ना करें। जैसे आपको इसमें अभ्यास प्रश्न में बताया गया थर्मोकोल का दूसरा नाम क्या है, तो आप जानते हैं टेफ्लॉन, नायलॉन, स्टेरान, डेक्रॉन, तो ये स्टेरान हो जाएगा। पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या होता है, आप भली भांति जानते हैं कि नाइट्रोजन ही होता है। और आगे चले तो फेरिक ऑक्साइड मिलाने पर निर्मित कांच होती है। तो फेरिक ऑक्साइड से बताइए कौन सा कांच बनता है। तो फेरिक ऑक्साइड मिलाने में कौन सी कांच, हरा, पीला, बैंगनी, कौन सा होगा, हल्का नीला रंग। जबकि खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है कौन सा, कठोर कांच, फ्लिंट कांच, फोटोक्रोमिक, साधारण कांच। तो आप भली भांति जानते हैं कौन सी कांच प्रयोग की जाती है, इसमें एक्रिलिक होती है, यानी इसे हम साधारण या मृत कांच कहते हैं। तो इस प्रकार आप भली भांति सारी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।